जैसा कि पहला चैप्टर आज जो है हम जीव प्रक्रम चालू करने वाले हैं। और जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ मैं आप लोग को। जैसा कि मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, इससे आप लोग से बताया था कि नया वीडियो में आप लोगों को डालूंगा, एजुकेशन से संबंधी वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बोर्ड के एग्जाम चल रहा है, अभी चलेगा एग्जाम, ठीक है, 10th वालों का, उस पर हम बायोलॉजी के वीडियो बनाएंगे। उसके बाद फिर जो है सब खत्म हो जाएगा 10th क्लास का, उसके बाद हम लोग 9th का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर जीव प्रक्रम चालू करने जा रहे हैं। जीव प्रक्रम, जीव प्रक्रम, जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि एक प्रोसेस नहीं है, कई सारी प्रोसेस है इसके अंदर, इसलिए हम इसको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानकारी कर लेते हैं कि जो है जीव प्रक्रम एक्चुअली में है क्या। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले चैप्टर में यही बताऊंगा एक्चुअली में चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, वास्तविक रूप में चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जीव प्रक्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। इसको एक चीज और कहते हैं बायोलॉजिकल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। आई बात समझ में। जैविक प्रक्रम भी कहते हैं इसको, ठीक है, जैविक विधियां भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जीव का मतलब क्या होता है। जीव का मतलब होता है लाइफ में क्या होता है, जीव का मतलब क्या होता है, लाइफ मतलब जिसके अंदर जीव हो, क्या हो, जिसके अंदर जान हो, जीव, ठीक। जीव को आप सजीव भी कह सकते हैं, जीव इक्वल टू सजीव, ठीक है। जीव को हम क्या कहते हैं, सजीव भी कहते हैं, ठीक है। सजीव का मतलब होता है लिविंग, एक ही मतलब है जिसके अंदर जान हो, लिविंग बीइंग्स, जिनके अंदर जान हो। तो बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, सजीव के बारे में। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है विधि। क्या होता है इसका मतलब, विधि मतलब मेथड, किस मेथड से सजीव जीवित रह पाते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं सजीव के जीवित रहने की, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे सजीव जीवित रहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सजीव और निर्जीव क्या है, तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे कि सर, सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सजीव क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दूसरा आप कहेंगे कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति सो रहा है तो क्या वो जीवित है, क्या वो सजीव है, फिर कहेंगे हाँ, क्योंकि वो सांस ले सकता है। दूसरा लक्षण क्या हो गया, सांस लेना, ठीक। पहला लक्षण क्या हो गया, गति कर रहा है, ठीक। आई बात समझ में। दूसरा लक्षण क्या है, सांस ले सकता है, यानी फूड के लिए क्या करता है, खाने के लिए क्या करता है, गति करता है इधर उधर। लेकिन आप कहेंगे कि जो है गाड़ी, मोटर बाइक, ये सब भी गतियां करती हैं। तो बच्चों ये लोग गति करती तो हैं, लेकिन क्या होता है, इन पे बाह्य फोर्स है, फिजिक्स के अनुसार इनके ऊपर क्या लगता है, बाह्य फोर्स, ठीक है, बाह्य बल लगता है इनके ऊपर, तब चलते हैं। आई बात समझ में। लेकिन जो सजीव होता है वो अपने आप ही गति करता है, ठीक। ये चीज एक तो ये चीज हो गई, ठीक। दूसरा चीज, और भी बहुत सारी सजीव की कैटेगरी है, और भी सजीव में और बहुत सारी चीजें उत्सर्जन कर सकता है,
उत्सर्जन मतलब अपने वेस्ट मटेरियल को, अपने जो विषैले पदार्थ हैं उनको किसी न किसी माध्यम से वो बाहर निकाल देता है, उसके लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक, अगर हम पौधे में बात करें तो पौधे में हम कैसे पहचानेंगे कि वो सजीव है? तो बच्चों बताइए, पौधों में कैसे हम पहचानेंगे कि पौधे सजीव है? क्योंकि पौधे क्या होते हैं, सजीव में आती हैं। अगर हम बात करें तो सजीव में दो चीजें आती हैं। ठीक, सजीव में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी बच्चों? सजीव में दो हैं, एक है पौधे, ठीक, और एक है जंतु। एक है जंतु मतलब एनिमल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दो चीज क्या है, सजीव हैं। पूरी ब्रह्मांड में दो ही चीज सजीव हैं। ठीक, एक चीज को हम नाम नहीं लेंगे, वो बाद में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, विषाणुओं के बारे में। अभी हम जस्ट उसी के बारे में बात करेंगे। तो पौधे हम जानते हैं कि जंतु सजीव कैसे कहलाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, गति होता है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, वो भोजन करते हैं। ठीक, तीसरी चीज क्या है, वो सांस लेते हैं। चौथी चीज क्या है, उत्सर्जन करते हैं। पांचवी चीज क्या है, प्रजनन करते हैं। ठीक, और छठी चीज क्या है, बहुत सारी इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि जो है कि जंतुओं की जो है कैसे हम उसको हम सजीव कह सकते हैं। और बहुत सारी चीजें से मतलब कि अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया के अंतर्गत जो है, जैसे हम नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है, तो किसी भी अगर निर्जीव चीज को हम उसमें अगर उसको थप्पड़ मारे, या आंख टेबल है, ठीक, टेबल को अगर हम एक बार उसको मारते हैं तो क्या हमको दोबारा रिप्लाई करती है? कभी नहीं करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या है, तंत्रिका तंत्र, कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए हमारे अंदर क्या है, तंत्रिका तंत्र है। आई बात समझ में? तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है हमारे अंदर। ठीक है, तंत्रिका तंत्र है हमारे अंदर। ठीक, दूसरी चीज, वृद्धि कर सकते हैं। कौन कर सकता है वृद्धि? हमेशा जंतु क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब जानते हैं, छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, तो जब पैदा होता है तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। ठीक, तो ये सारे लक्षण जो हैं सजीवों के लक्षण हैं। ठीक, दूसरी बात, पौधे। अगर हम पौधे की बात करें तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पौधे कैसे सजीव हैं, जबकि हमने क्यों इनको सजीव के रूप में रखा है। ठीक, तो एक चीज और है, पौधे क्या करते हैं, जो है गति तो नहीं कर सकते। कुछ पौधे हैं जो गति करते हैं, जैसे एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, वो क्या करती है, गति करती है। ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे पौधे जो होते हैं वो नंबर एक, अगर हम उनकी बात करें तो वृद्धि करते हैं, मतलब ग्रोथ करेंगे। ठीक, आई बात समझ में? ग्रोथ करेंगे, पौधे ग्रोथ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज ये है, कैसे और सारी पहचान सकते हैं कि, और इन सब चीजों को छोड़ के और क्या चीज है जो कि हम बिल्कुल पहचान सकते हैं कि सजीव के लक्षण और क्या क्या चीज हो सकते हैं। ठीक, तो एक चीज और होता है बच्चों, कोशिका के अंदर जो हलचल होती है, हलचल मतलब क्या, उसके अंदर जितने भी जीव द्रव्य, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, कि प्रत्येक जो जंतु होता है, पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, उस पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रत्येक बॉडी जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो कोशिका क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक,
तो उसमें क्या है, कोशिका के अंदर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे उसके अंग हैं, कोशिका के अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, उसके अंदर गोल्गी काय हुआ, राइबोसोम हुआ, ठीक है, ईआर हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, तो ये सब उसके अंग है। बाकी उसमें उसके जीव द्रव के अंदर क्या है, केंद्रक भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसके अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, दोनों के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में, उपापचयी क्रियाएं, इसके अंदर उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ टूटते हैं या तो बनते हैं। रासायनिक पदार्थ की क्रिया होती है, उससे क्या होती है, या तो उसमें कोई भी कार्बनिक यौगिक बनेगा या फिर टूटेगा, ठीक। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक CO2 मॉलिक्यूल से, वाटर से, और क्या बना लेंगे हम लोग, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या है, वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, उपापचयी क्रिया है, ठीक। आई बात समझ में। उपापचयी क्रिया दो प्रकार की होती है, कैटाबोलिक और क्या होती है, एनाबोलिक, ठीक। एनाबोलिक में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक, और कैटाबोलिक में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल टूटता है। आई बात समझ में। उपापचयी दो होती हैं, एक होता है कैटाबोलिक, एक होता है एनाबोलिक। आई बात समझ में। हम दोनों का एग्जांपल्स दे देंगे इसके अंदर, ठीक। कैटाबोलिक में क्या होता है, टूटता है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिस्पायरेशन में, श्वसन में, रिस्पायरेशन में, श्वसन के अंदर, ठीक। और एनाबोलिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण, क्या है, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, समझे। तो ये दोनों चीज, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसके अंदर हैं, ये कोशिका के अंदर, इसमें जीव द्रव्य के अंदर, जीव द्रव्य के अंदर, ठीक। आई बात समझ में। जीव द्रव्य के अंदर ये सारी क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके अंदर या तो ऊर्जा विमुक्त होती है, या तो ऊर्जा निकलती है, या तो ऊर्जा बनती है। आई बात समझ में। अब देखिए इस चैप्टर में पूरा खेल जो है, पूरा खेल किसका है, ऊर्जा का। आई बात समझ में। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऊर्जा के लिए सारी चीजें होती है, बिना ऊर्जा के ये पूरा जीव प्रक्रम क्या करता है, ऊर्जा के निर्माण में ही भागीदारी निभाता है, और इस ऊर्जा के निर्माण से सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। आई बात समझ में, समझ गए। इतनी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरी चीज, सॉरी, इसमें रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, ये चीज इतना समझ में आएंगे तो आगे बढ़ें। ये सजीव के लक्षण सारे, ठीक। अब इसमें हम एक चीज और जानना चाहेंगे, अणु, ठीक है। आणविक, अगर कोई भी चीज हम कैसे पहचानेंगे कि एक कोशिका है। अब समझ ले थोड़ी सी चीज, अब समझ ले थोड़ी सी, एक चीज है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे इसके अंदर हम छोटा सा हम इसके अंदर केंद्रक बना देते हैं, और इसके अंदर क्या बना देते हैं हम, ये चीज, ठीक। आई बात समझ में। तो ये दोनों मिला के क्या है, जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य और क्या है, जीव द्रव्य। ये आप लोग कक्षा 9th में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक अंग हो, चाहे इसके अंदर कोई भी इसके अंदर द्रव्य हो, चाहे ठोस द्रव्य गैस कोई भी हो,
सब जो है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ के मिलकर बने होते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ है तो उसके अंदर क्या होगा, अणु। ठीक, अणु। अणु क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु। परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। और अणु कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मान लिया इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अणु है। ठीक, आई बस समझ में। तो ये सारी चीजें कोशिका के अंदर हैं। ठीक, अगर व्यक्ति सजीव रहेगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सजीव है तो उसके अंदर क्या होगा, आणविक गति। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, आणविक गति को शो करेगा ये। ठीक है, अगर जिंदा नहीं रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा, आणविक गति नहीं होगी। कोशिका के अंदर कोई भी आणविक गति बिल्कुल ही नहीं होगी। इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक, अब आगे की चीजें। ठीक, अब दूसरी चीज है जीव पराक्रम। जीवन को जीने की जो सारी विधियां हैं, यानी किसी भी जंतु को जीवित बनाए रखने के लिए जो जो विधियां हैं वो सब क्या कहलाती हैं, जीव पराक्रम कहलाती हैं। तो आप बताइए कि इसमें जंतु को जीवित रखने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक, ठीक, नंबर 1 मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप खुद से समझिए। मान लिया एक जंतु है, ठीक है, उसको जीवित रखने के लिए क्या क्या चीज करना होगा, कौन कौन सी विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं, गति है। गति क्यों करता है कोई व्यक्ति, गति क्यों करता है, गति भोजन की तलाश में। अगर समझ में, कुछ भी हो, व्यक्ति क्या करता है, भोजन की तलाश में। व्यक्ति हो या कोई भी जंतु हो, हम एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ जंतु की बात कर रहे हैं। जंतु कोई भी हो सकता है, अमीबा एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय जीव। अब चिड़िया देखिए, मैं आपको चिड़िया का एग्जांपल देता हूं। चिड़िया क्या करती है, खाना लेने के, दाना लेने के लिए कहां जाती है, वो बड़ी दूर दूर दाने लेने के चले जाती है, अपने बच्चों के लिए दाना खिला के खिलाती है। तो गति करती है किसके लिए, भोजन के लिए। भोजन के लिए वो गति करती है ताकि वो भोजन उसके बच्चों के या उसके पेट में जाए और उसके बच्चों का क्या हो सके, पोषण। क्या हो सके, पोषण। अभी पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पहली क्रिया है। बिना भोजन के कोई भी जानवर नहीं रह सकता, कोई भी। आप चाहे सोच से देख लीजिए, अमीबा भी है, क्या होगा, किसी भी फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए वो क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा। पैरामीशियम भी मूव करता है, एक उसके जीव। ठीक है, दूसरा चीज, कोई भी जंतु क्या होगा, सांस अवश्य लेगा। सांस अवश्य लेगा, बिना सांस के नहीं रह सकता। सांस का मतलब यह है, कार्बन डाइऑक्साइड को या तो रिलीज करेगा या तो लेगा। ठीक है, हम देखिए पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, वो भी जीव है। ठीक, आप कभी भी ये मत सोचिए कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं लेता होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो दूसरा कोई ना कोई इस गैस को लेगा। कोई ना कोई ऐसा जंतु होगा जो कि नाइट्रोजन को भी लेता होगा। तो ऐसा नहीं है, जो है सांस लेना क्या है, गैसों का आदान प्रदान। हम लोग कैसा क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। क्या कहते हैं इसको, श्वसन। एक एक चीज को हम समझते चलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अगर हमने सांस ले लिया है, ठीक, तब क्या होगा, भोजन खाया। एक चीज और है इसमें, एक चीज हम भूल गए। ठीक है, इसको आप इसमें बढ़ा लीजिए। भोजन के बाद एक चीज और इसमें है, परिवहन। क्या है, परिवहन। परिवहन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जानते हैं आप लोग, ट्रांसपोर्ट। देखिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा। तो बच्चों, पोषण जो है किससे मिलता है, जब तक कोई, जैसे मान लो बर्ड है, कोई पक्षी है,
तो पोषण कब मिलेगा? वो सबसे पहली बात तो पोषण के लिए वो गति करेगा, मतलब खाने के लिए, भोजन के लिए वो गति करेगा, ठीक है। भोजन के लिए वो गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जंतु जो है जाएगा और जो क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा भोजन से, ठीक है। तो पोषण जो है एक अलग, नंबर एक, इसके अंदर एक क्रिया हो गई, एक समझ में, एक प्रक्रिया हो गई पोषण। दूसरा चीज है परिवहन। परिवहन में क्या होता है, अब जो इसने भोजन खाया वो सारी कोशिकाओं के अंदर पहुंचना जरूरी है, तो उसके लिए रुधिर परिसंचरण तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण जो है तंत्र है, सिस्टम है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो खाया हुआ खाना, ठीक है, खाया हुआ खाना सीधे तो पहुंचेगा नहीं, ठीक, पोषण के द्वारा, ठीक है, पोषण के द्वारा क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल और घुलित पदार्थ में टूट करके, ठीक है, ब्लड के अंदर चले जाते हैं और विभिन्न कोशिकाओं के अंदर वो पदार्थ आ जाते हैं। वो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अकार्बनिक पदार्थ, जल, ये सब क्या है, सब जो है इसके अंदर रुधिर के अंदर होकर के इस कोशिका के अंदर आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको ये दर्शा रखा है, ठीक है। कि जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अकार्बनिक पदार्थ, ये सब क्या है, ये अणु है। आई बात समझ में? ये क्या है, अणु है, ठीक। इसीलिए मैंने बताया अब ये गति करते रहते हैं किसके अंदर, अब जान रहे हैं, रुधिर के अंदर गति करते रहेंगे। रुधिर के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं हैं कई सारी, WBC, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, प्लाज्मा है उसके अंदर। तो क्या होता है, उसके साथ में हम जानते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, उसका भी हम प्रयोग बताएंगे आपको भी। तो ये क्या होता है, ये जो अणु हैं, ये क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं। कुल मिलाकर ये कोशिका के अंदर आएंगे, क्योंकि ये कोशिका के अंदर ये पदार्थ क्या करेंगे, ऊर्जा बनाएंगी, ठीक। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनाएंगे ये लोग, ठीक। तो आणविक गति होती है, हम जानते हैं सजीव का लक्षण है ये, सजीव का लक्षण है ये, ठीक, सजीव का लक्षण है कि उसके अंदर क्या हो रही है, आणविक गति होगी जरूर। तीसरा है, हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो हम लोगों ने खाया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक। ग्लूकोज हम जब खाते हैं तो ये कहां पर आ जाता है, कोशिका के अंदर चला जाता है और यहां पे ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब जो ऑक्सीजन है वो कैसे आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, ग्लूकोज जो होता है बिना ऑक्सीजन के टूट नहीं सकता, ठीक है, बिना ग्लूकोज टूटेगा तब उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा हमको मिल जाएगी, ठीक, ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, CO2 बनता है, CO2 क्या गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। जैसे O2 आया था, O2 जानते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा, ठीक है, ब्लड के रास्ते परिवहन तंत्र को साथ में लेकर के उसके साथ में, ठीक है, कहां पर आ जाएगा, कोशिका के अंदर कहां आ जाएगा, ATP के अंदर ऑक्सीजन आएगा। यहीं पे क्या है, ग्लूकोज है, और यहीं पे क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन आ जाएगी। दोनों मिल करके क्या करेंगे, और इस ग्लूकोज को जलाएंगे, मतलब कंबशन करेंगे। इस ईंधन है एक तरीके से, ये बायो ईंधन है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऊर्जा की उत्पत्ति करेगा। ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में ऊर्जा होती है, ठीक, ऐसा समझ में। तो ये सब जो हो रहा है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो कि ऊर्जा के उत्पादन में भाग ले रही है। ये सब जीव द्रव्य के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक कैटाबोलिक, जो कि क्या करती हैं, तोड़ती हैं, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक, टूटने के बाद ऊर्जा की उत्पत्ति कर रहा है। लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण में क्या करें, ऊर्जा का निर्माण, मतलब ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, यानी वो एनाबॉलिक उपापचयी क्रिया है। बात समझ में आ गई। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं। तीसरा हम ये जान लें
अभी इसको बाद में डिस्कशन करते हैं। हाँ, इसको बाद में, जैसे मतलब मैंने बताया सजीव और निर्जीव के बीच के लक्षण मैंने बताया था कि आपको बाद में क्वेश्चन के जवाब में दूंगा। वायरस जो है ना वो सजीव है ना ही वो क्या है, निर्जीव है। ठीक, ये क्या है, दोनों के बीच की ये क्या है, कड़ी है। जब तक कोई वायरस किसी भी जीवित प्राणी के बीच में, किसी सजीव के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो अपना इफेक्ट नहीं दर्शा जाएगा। जैसे ही सजीव के अंदर जाएगा तैसे ही वो सजीव हो जाएगा विषाणु, चाहे जो भी विषाणु हो। ठीक, तो ये विषाणु के बारे में आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सजीव तथा निर्जीव के बीच में जो कड़ी है वो किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, उसे विषाणु को कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, श्वसन के बाद सांस लेते हैं। सांस क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। ऑक्सीजन का काम क्या है, ग्लूकोज को जलाना, जलाने के बाद ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक, आई बात समझ में। CO2 क्या है, बाय प्रोडक्ट के रूप में आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ। फिर आ गया उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से पड़े हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, और अगर हमारे कोशिका के अंदर रहेंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे CO2 क्या है, एक हानिकारक उत्पाद है जो कि ग्लूकोज के जलने पर, ठीक है, इससे ऊर्जा लेने के बाद ये बचा हुआ है। ठीक, कुछ और उत्सर्जी पदार्थ है, हमारा पसीना, ठीक, और भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे हम लोग का मूत्र। ठीक, उसमें मूत्र में क्या होता है, NH3 जो होता है, और NH4, ये जो भी विषैले पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ क्या होंगे, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और यूरिया के अंदर कन्वर्ट होने के बाद मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। तो ये कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनका बाहर निकलना जरूरी है। ये बनते कैसे हैं, इसी जो है प्रोटीन के टूटने से ये बनता है। आई बात समझ में, ये अमीनो एसिड से टूटने से ये NH3 NH4 ये सब बनता है, और बाद में यूरिया में कन्वर्ट होकर के मूत्र के रास्ते से बाहर चला जाता है। उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, पोषण हो गया। उत्सर्जन, जैसे मैंने बताया उत्सर्जन, तो मैंने सभी पदार्थ उनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन, ठीक है, आई बात समझ में। एक्सक्रीशन इनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। आगे है दूसरी चीज ये है उत्सर्जन में, अभी आप देख लेंगे कि जो है, जो हमने खाया है, जो खाने के बाद जो भोजन पच गया है, और जो अनपचा भोजन है वो डाइजेस्ट होकर के हमारे बड़ी आंत से होकर के बाहर निकल जाता है, वो भी क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो ठीक है, ये सब चीजें। ठीक, आगे है प्रजनन। तो मुख्य रूप से 1 2 3 4 चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यही 4 चीजें, अब देखिए सारा खेल मैंने बताया शुरू में ऊर्जा का है। ऊर्जा निर्माण हो रहा है कैसे, पोषण से ऊर्जा का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। बिना ऊर्जा के निर्माण से कोई चीज नहीं बन सकती है। ठीक, आई बात समझ में। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा यहां से निकल रही है, ठीक, इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाएगा, इन्हीं कोशिका के अंग को बनाने के लिए, कोशिका के अंग को बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक, ये एटीपी का उपयोग कहाँ किया जाएगा, गॉल्गी टूटा, माइटोकॉन्ड्रिया टूटा, राइबोसोम टूटा, या फिर इसके अंदर कोई आने जाने के लिए इसमें फिर क्या लगते हैं, एटीपी के अणु लगते हैं। ठीक है, तो उसमें अणु क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो किसके लिए, इस कोशिका के मरम्मत के लिए। ठीक है, कोशिका के मरम्मत के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब कोशिका अच्छी तरीके से मरम्मत रहेगी, मेंटेन रहेगी, मरम्मत करके उसको ठीक करेंगे, और जो है अनुरक्षित रहेगी, मेंटेन रहेगी, तब हमारे अंदर कोई भी रोग नहीं होगा, तब हम कहेंगे वो उसके अंदर जीवन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें आणविक गति होती रहती है। सही तरीके से आणविक गति के लिए हमारी कोशिकाओं की मरम्मत क्या होता है, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए क्या हो, दोनों के लिए क्या जरूरत है,
ऊर्जा की आवश्यकता है। सबसे पहले ही पॉइंट मैंने बताया, सारा खेल क्या है, इस ऊर्जा का है। अगर ये ऊर्जा हमको अच्छी तरीके से मिलती रहेगी तो जितने भी का इसमें सारी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं होती रहेंगी और सारे इसमें जो कोशिका के अंग हैं वो सब बनते रहेंगे, जीव द्रव्य बनता रहेगा और चलता रहेगा सारी क्रियाएं। ठीक, अभी बात समझ में। इसी ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम लोग भोजन वगैरह ये सब चीजें क्रिया करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है यही क्या है, जीव प्रक्रम है। ठीक, तो जीव प्रक्रम का परिभाषा सीधे सीधे क्या है, वे सारे प्रक्रम, ठीक है, जो किसी जीव, वे सारी जैविक प्रक्रियाएं, ये क्या है, सब जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक, क्या है ये सब जो है जैविक प्रक्रियाएं हैं। क्या है, सब जैविक प्रक्रियाएं। ठीक है, ये सब क्या है, जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो वे सभी जैविक प्रक्रियाएं जो मिल करके हमारे शरीर की मरम्मत अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, आई बात समझ में। वे सभी क्या कहलाती हैं, वे सभी सम्मिलित रूप से जीव प्रक्रम कहलाती है। ठीक, आई बात समझ में। कुल मिला के जो जैविक प्रक्रियाएं हमारे शरीर को बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है, बनाए रखने का कार्य करती हैं, वे सारी क्रियाएं क्या है, जीव प्रक्रम है। ठीक, ये परिभाषा आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। वे सभी जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर को बनाए रखने में, बनेगा कब, जब मरम्मत और अनुरक्षण दोनों होगा। ठीक, आई बात समझ में। अब मरम्मत का मतलब क्या होता है, रिपेयर, आपने कोई चीज रिपेयर कर दी। ठीक, और अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेन। ठीक, मेंटेन करना। ठीक, मेंटेनेंस, आप जानते होंगे मेंटेन करना, कहीं टूटा फूटा हल्का सा सुधार देना उसमें। रिपेयर का मतलब होता है उस पार्ट को हटा के या उसमें कुछ तोड़ मरोड़ के ज्यादा मरम्मत करना। ठीक है, तो ये जो है जीव प्रक्रम की परिभाषा हो गई। ठीक, आगे एक चीज और बताएंगे इसमें, जो कि मैं चाहता हूं कि जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसमें से आपका कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी और प्लस जो अदर बुक्स हैं वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाए। ठीक है, एक चीज और है कि अगर यहाँ पे एटीपी का निर्माण, एटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, काफी मैं लिखवा दूंगा आपको। अच्छा, लिख लीजिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, ये चीज आप एटीपी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, अगर ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर बन गई, ठीक, ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर बन गई, अब जानते हैं ऊर्जा बनती है तो कुछ ऊर्जा उसके कार्यों में, कोशिका के निर्माण के कार्यों में, इसी मरम्मत के कार्य में, मेंटेन के कार्य में खर्च हो जाती है। आई बात समझ में। और जो ऊर्जा खर्च हो जाती है और जो बचती है वो ऊर्जा पौधों के अंदर, इसको लिख लीजिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पौधों के अंदर, ठीक है, पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में, ठीक, यानी मंड, आपने खाया होगा, आप जब चावल खाते हैं, मैं आपको बता दूं स्टार्च क्या होता है। जब आप चावल खाते हैं तो चावल जब आपकी माँ या बहन या कोई भी बना रहा होता है चावल, तो आप देखते होंगे उसके ऊपर एक सफेद सफेद पदार्थ ऊपर आता है। पिछले जमाने में हम लोग जो है, पिछले जमाने में क्या कहें, अभी भी कुछ साल पहले जो है उसका ऊपर से निकाल करके जब चावल बनाते थे तो उसको ऊपर से निकाल के गिलास में रख के पी जाते थे। तो बच्चे, तो वो क्या था, मुख्य रूप से वो स्टार्च ही है। आलू में स्टार्च पाया जाता है और उसके बाद फिर जो है चावल में स्टार्च पाया जाता है। तो ये जो है इसके अंदर स्टार्च, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित स्टार्च के रूप में संग्रहित का मतलब होता है स्टोर, कोई चीज कहीं पे स्टोर हो जाना। ठीक, आई बात समझ में। दूसरी चीज है जंतु में क्या होता है, पौधों में तो समझ लिए, जंतु में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है कि वो कार्य नहीं करता है ज्यादा, ठीक,
कार्य ज्यादा नहीं करता है उससे ज्यादा वो खा लेगा। तो खा लेगा तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी कहीं ना कहीं, वो एटीपी कहीं ना कहीं स्टोर होगी। और वो स्टोर कहाँ होती है? वो स्टोर होती है वसा कोशिकाओं के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। वो जो एटीपी होती है स्टोर हो जाती है वसा के रूप में। आई बात समझ में? तो इसीलिए अब जैसे मान लिया कि आपने ग्लूकोज खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, और आपने दबा के जो है वसा खा ली, तो वसा तो जल्दी गलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? वसा गलेगी। आपके अंदर जो वसा है वो, आप जैसे कार्बोहाइड्रेट नहीं है शरीर के अंदर, मतलब ग्लूकोज आपके अंदर नहीं है, तो सब उसके बाद क्या गलेगा? आपका वसा। जो आपके अंदर चर्बी है सबसे पहले वो मेल्ट होगी, वो मेल्ट होना चालू करेगी, ठीक है। और जब आपके अंदर वसा जो है कम होती चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? दुबले हो जाएंगे थोड़े से, आपका पेट जो है वो अंदर चला जाएगा, या फिर जो फैट वाली चीज है वो चला जाएगा। और प्रोटीन क्या होता है? सबसे लास्ट में जो प्रोटीन जो होती है सबसे लास्ट में खर्च होती है। अगर प्रोटीन खर्च होना चालू हो जाती है तो क्या होते हैं? हमारी जो मसल्स हैं वो एकदम वीक हो जाएंगी, हमें हड्डी हड्डी दिखने लगेगी। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर की सारी प्रोटीन भी खर्च होने लगी है। उसमें अमीनो एसिड जो होता है वो ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है, ठीक। तो ये दूसरी चीज होगी, ठीक। अगर ऊर्जा ज्यादा हमको मिल रही है, हमको एटीपी ज्यादा बन रहा है और हम कम खर्च कर रहे हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर, आई बात समझ में? एडिपोज टिश्यू के अंदर वो क्या हो गया? संग्रहित होने लगता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर संग्रहित होने लगता है। तो ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी के अंदर है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। इसकी परिभाषा पे हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया, और जितने भी जैविक क्रियाएं थी सबके बारे में हमने देख लिया। और कुछ जैविक क्रियाएं जैसे प्रजनन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, उसका अलग लेशन है। प्रजनन भी एक क्या है? जो जंतु का, सजीव का एक मुख्य लक्षण है, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे भी क्या होते हैं? प्रजनन करते हैं। पौधे प्रजनन करते हैं कैसे? बीज की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। बीज की उत्पत्ति करने के बाद फिर उनको हम पौधे लगाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनके अंदर से बीज निकलना चालू हो जाते हैं, तो प्रजनन जो है उनके अंदर भी होता है। तंत्रिका तंत्र की बात अभी हम करें तो तंत्रिका तंत्र जो है पौधों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। वृद्धि पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, ठीक। एक चीज में आप लोग को और छूट रहा है थोड़ा सा, वो बता देना चाहता हूं। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ, ये रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो जंतु के अंदर है, लेकिन अब पादप के अंदर क्या है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक स्थान से, मान लिया कि जो पौधा होता है, हम पौधा लगाते हैं तो कैसे पानी और खाद जैसे मिनरल्स होता है, जल और खनिज लवण, वो तो जमीन से जाता है। आप क्या करते हैं? खाद क्यों डालते हैं? खाद इसलिए डालते हैं कि तो पौधा बड़ा हो। पौधा कैसे बड़ा होगा? तो कैसे बड़ा होगा उसके लिए क्या है? उसके न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, वो क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, ठीक है। और कैसे जाएंगे? दो चीजों से। अगर इसको आप लिख लिए हो तो थोड़ा सा इसको मिटा के आगे समझाएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, मैं आपको साइड में ही समझा देता हूं, ठीक है। यहां पे समझा देता हूं। जैसे अगर जो जल होता है पौधों के अंदर, वो जाइलम के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचता है, ठीक। और जो जितने भी जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भी बनता है, जैसे हम जानते हैं कि जो भी चीज बनती है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाते हैं पौधे, वो भोजन जो है वो क्या होता है? जो भोजन होता है पौधे का भोजन, जो पौधे का भोजन होता है एक्चुअली वो सुक्रोज होता है, ठीक है। वो किससे? फ्लोएम से, फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है, ठीक है। समझ लें आप इस चीज को, ठीक है। अब हम जो आगे की क्लास में जाएंगे तो ये कैसे चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, क्यों नहीं चढ़ता है, क्या विधियां हैं चढ़ने की, सारी चीजें हम और अगले क्लास में देखेंगे। मतलब कि 11th 12th में जब आगे हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें को अध्ययन करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर जो है सारी चीजें एकदम से टोटली कवर हो गई, परिभाषा के बारे में, लेशन के बारे में सब कुछ कवर हो गया है। ये एक क्या था, ओवरव्यू था अच्छी तरीके से लेसन को समझने का। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे पोषण। सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे इसमें, पोषण। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की आगे कोशिश करूंगा। नंबर 1 पढ़ेंगे पोषण, नंबर 2 क्या पढ़ेंगे, परिवहन, ठीक। नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग श्वसन। नंबर 4 क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्सर्जन। तो ये चारों चीजें हम इस लेसन के अंतर्गत जो है डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, ठीक है। आएगा समझ में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको बांटिए। बांटिए का मतलब ये शेयर करिए, और जो है और अच्छा लगे, और अच्छा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, अगर मैं इसी तरीके से और वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं और वीडियो में बनाऊं, ठीक है। ठीक। और दूसरी चीज ये है, इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, ये वीडियो आपके केवल 10th क्लास के लिए नहीं उपयोगी है, ये नेट के लिए भी, मतलब नीट के लिए भी उपयोगी है। नीट जो डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक। दूसरी चीज, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जैसे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी, ठीक है। और आगे क्या, टीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक से क्लियर होगा। बेसिक इसी से क्लियर होता है, आप जानते हैं। 9th 10th जब भी आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, ठीक है। तो यूपी पीसीएस सीरीज में आ जाएगा। एसएससी भी जो है जनरल नॉलेज ज्यादा पूछता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है और हम लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक। दूसरी चीज, पीजीटी के लिए भी, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं टीचर से रिलेटेड, उस सब में जो है बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है। तो अगर मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं से एक आध दो क्वेश्चन, दो चार 10 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आप लोग पा जाएंगे, ठीक है। और आप फंडामेंटल जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, उसको आप समझ जाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ में दूसरी वीडियो में जो है जल्दी ही लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग करते रहिए।